देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रेसिडेंट किया था और प्रेसिडेंट के हमने क्वेश्चन भी लगाए थे। हालांकि जो क्लास में क्वेश्चन लगाए थे वो बस आपको दिखाने के लिए था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो उसके बहुत सारे हैं, आप लोगों को जो बुक्स भेजी गई हैं उसमें आप लोग चेक कर लेना, नहीं भेजी गई तो भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे का टॉपिक प्रेसिडेंट के बाद क्या आ जाता है हमारा, वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है, ठीक है ना। तो जो प्रेसिडेंट का है ना सीन, वही लगभग लगभग वाइस प्रेसिडेंट का काफी हद तक थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो देखो हमारे देश का सबसे टॉप नोच पोस्ट जो होती है गाइस वो प्रेसिडेंट की होती है। सबसे बड़ी पोस्ट किसकी होती है, प्रेसिडेंट की होती है। और उसके बाद सेकंड जो होती है वो वाइस प्रेसिडेंट की होती है। कहां से लिया गया हमने वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट, यूएसए से लिया, यानी यूएसए में भी एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, सिमिलरली इंडिया में भी होता है, ठीक है। आगे की बात, आर्टिकल 63 में गाइस भारत में एक उपराष्ट्रपति, देखो आपको आर्टिकल याद होने चाहिए। अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आए और उसको टफ बनाना है तो वो आपसे वही पूछेगा जो आपको नहीं पसंद है। आर्टिकल का नंबर पूछ लेगा कि आर्टिकल 63 में क्या लिखा है, या आर्टिकल 149 में क्या लिखा है, या आर्टिकल 103 में क्या लिखा है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कहानी सबको याद रहती है। तो भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और ध्यान रखना आप लोग, जो भारत का राष्ट्रपति वो होगा वो राज्यसभा का अपने आप ही सभापति यानी चेयरमैन बन जाएगा। ध्यान से सुनना, हमारे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसको हम लोग संसद कहते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, विधायिका, जहां पे कानून बनाया जाता है। विधायिका के अलग अलग देशों में गाइस अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भारत की जो सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका नाम संसद है। उसी प्रकार से आप जाओगे ईरान में कहीं पे मजलिस सूरा नाम है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज का। कहीं पे आप जाओगे अमेरिका में सीनेट नाम है, कहीं पे कुछ नाम है, कहीं पे कुछ नाम है। कांग्रेस जो, जैसे तो हमारे पे लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसकी जो अपर जो हाउस है उसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो चीज तो आपको ध्यान से सुनना। अब देखो क्या कह रहा है कि जैसे लोकसभा को चलाने के लिए जो हेड होता है उसको लोकसभा स्पीकर कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं अध्यक्ष। ऐसे ही राज्यसभा को चलाने के लिए चेयरमैन होता है जिसको सभापति कहते हैं। इसको स्पीकर नहीं कहते, ये बात ध्यान रखना आप लोग, ये भी समझने वाली बात है। लोकसभा का जो हेड होता है उसको स्पीकर कहते हैं, लेकिन राज्यसभा के हेड को हम लोग क्या कहते हैं, सभापति कहते हैं, ठीक ना, चेयरमैन कहते हैं। अच्छा, हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का, बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट। ये ऑटोमेटिकली, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, जगदीश धनखड़ है ना। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा, सेम ही होंगे, है ना। ये चीज है। आगे बढ़ जाए। एक चीज और, एक बात बताओ, वो राज्यसभा के सदस्य हेड बन गए, क्या चुनाव लड़के राज्यसभा के अंदर एंटर हुए थे? नहीं, वो चुनाव लड़के एंटर नहीं हुए, वो इसलिए राज्यसभा के मेंबर नहीं है। वो भले ही हेड बन गए हैं बाय द वर्च्यू ऑफ पोस्ट, ये तो बोल दिया ना हमारे संविधान ने कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप ही क्या बन जाएगा, राज्यसभा का। लेकिन वो फिर भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं है, ठीक है ना। मेंबर ऑफ राज्यसभा तो वही होगा जो वहां पे चुनाव लड़के गया है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वोट नहीं डालते। वोट कौन डालेगा, जो बिल पास कराते हैं तो वोट डालते हैं ना, तो उसमें वोट नहीं डालते। लेकिन कभी अगर मैच, अगर टाई हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है किसी वोट में, है ना, कोई बिल आया उस पर आधे लोगों ने फेवर में वोट किया और आधे लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया है, तो उस केस में अगर ये चेयरमैन चाहे तो अपना वोट, भले ही वो राज्यसभा का मेंबर नहीं है लेकिन उसका चेयरमैन भी तो है ना, उस हैसियत से दे सकता है। सेम ऐसे ही लोकसभा के साथ भी होता है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वो अपना वोट नॉर्मली नहीं डालेगा, लेकिन अगर टाई की सिचुएशन हो जाती है, ड्रॉ की सिचुएशन हो जाती है, वो अपना वोट डाल सकता है, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। और क्या क्या कह रहा है, आर्टिकल 65 गाइस, राष्ट्रपति का पद जो होता है आकस्मिक रूप से रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 65 क्या कहता है, अगर हमारे देश में जो प्रेसिडेंट है, अगर उसका पोस्ट कभी वैकेंट हो जाए, खाली हो जाए, वहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाए, तो कौन उसको हैंडल करेगा, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो जाए तो कौन हैंडल करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस को भी कुछ हो जाए तो जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, इतने लोगों को एक साथ कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए।
भारत का नागरिक हो, ये तो हमें पता है कि हमने अपने देश के अलावा बाहर वालों को नहीं दिया था। लास्ट वीक के क्वेश्चन आया था कि एम्बेसडर, तो एम्बेसडर जैसे यूएस का एम्बेसी है ना यहाँ पे, तो यूएस का जो एम्बेसडर है उसको सैलरी कौन दे रहा है? यूएस की गवर्नमेंट दे रही है। हमारे जो एम्बेसडर दुनिया भर में बैठे हैं उनको सैलरी कौन दे रहा है? वो वहां की सरकार नहीं दे रही है, वो हम दे रहे हैं, ठीक है ना। और एज कितनी होनी चाहिए? 30। एज का क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से एज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा मान के चलो अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है तो एज कितनी होनी चाहिए? बोलो सर। प्रेसिडेंट की भी सेम ही थी? ऐसा नहीं हो सकता प्रेसिडेंट की 30 हो जाए लॉजिकली, आप खुद सोचो, है ना। 35 मैक्सिमम होती है। लेकिन आपको अगर मालूम हो जाए यहाँ के एमएलए का चुनाव लड़ना है गाइस, तो क्या, अगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ना है तो निगम पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल, 21 साल। निगम पार्षद के लिए 21, एमएलए के लिए 25, एमपी के लिए 25, है ना। और ये क्या नाम है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 और प्रेसिडेंट के लिए हाँ 25 ही है। एमपी होता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा में जाके बैठेगा या राज्यसभा में जाके बैठेगा, ठीक है ना, ये चीज है। 25-35 साल होता है। अच्छा, इतनी काबिलियत हो कि वो राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने लायक हो, ठीक है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी, ठीक है ना, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, यानी एक साथ 2 जॉब ना करता हो, यानी जिस समय वो प्रेसिडेंट होगा एट द सेम टाइम वो किसी और सरकारी पोस्ट पे ना हो, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। आगे बढ़ जाए। क्या? देखो सुनो, प्राइवेट बिजनेस कर सकता है बिल्कुल, नेताओं के लिए माफ है, आप नहीं कर सकते। बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब आप लोग सरकारी नौकरी लग जाएगी, आप लोगों को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना भी बैन है। अगर पकड़े जाओगे तो उस पर कार्रवाई होगी। इसलिए ध्यान से, एक दिन एक बच्चे का मैसेज आया, सर मुझे एक टीचर की कंप्लेन करनी है जो सरकारी नौकरी करता है, ट्यूशन भी पढ़ाता है। मैंने कहा यार तू क्यों करना चाहता है, उसको पढ़ाने दे, है ना। और वो जो स्टूडेंट जो मुझसे पूछा था वो भी इसी ब्लॉक में रहता है, वो भी कोचिंग पढ़ाता है, ठीक है। तो वो जो जिस टीचर की कंप्लेन करना चाह रहा है वो दिल्ली गवर्नमेंट में ऑलरेडी टीचर है। सर दरवाजा बंद कर देना प्लीज। दिल्ली गवर्नमेंट में ऑलरेडी टीचर है वो बंदा, ठीक है ना। और उसकी कंप्लेन करने की वो पूछा तरीका कि मैं कहां कंप्लेन करूं कि इसकी वो बंद हो जाए, वो कोचिंग पढ़ाना बंद कर दे। तो ये बड़ा आसान है, मान के चलो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में सेलेक्ट हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के वेबसाइट पे जाके ग्रीवेंसेस में ना कंप्लेन सेल में इनके डाल दूंगा, इनके नाम का ईमेल लिख दूंगा वहां पे, तो इनके डिपार्टमेंट से इनके पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। कोई नहीं पढ़ा सकता, समझ रहे आप लोग। तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे टीचर जो शुरू करते हैं गवर्नमेंट जॉब का पढ़ाना, वो 2 दिन बाद जो होता है ना वो फिर बंद कर देता है। इसका कारण ये रहता है। और जो आप यूट्यूब पे देख रहे हो ना कि मैं फलाना इंस्पेक्टर हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, वो उन्होंने अपनी जॉब को क्विट कर दिया है, या तो उन्होंने क्विट करने का उन्होंने लेटर डाल रखा है, होल्ड भी कर सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट का ना एक बंदा है जिसका नाम क्या ही बताओ, उसकी ऑल इंडिया रैंक 500 थी, सीआईएसएफ के जो सीपीओ का एग्जाम था, तो उसने अपना वो ले रखा है एक तरह से, लेकिन ज्यादा समय तक खिंचता नहीं है। जैसे आप मान लो कि चलो आप जैसे मान के चलो आपकी वैकेंसी, आपकी जॉब लग जाती है, तो मेडिकल के लिए आप उसमें आप टाइम ले सकते हो। आपको ना वार्निंग लेटर आएंगे 3-3 बार 4-4 बार, तब भी नहीं जाओगे तब आपको बाहर कर देंगे। आज नेक्स्ट देखो, जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद धारण करेगा वो राज्यसभा का सदस्य सभापति कहलाएगा। जो भी, मतलब ये तो मैंने बताई थी आपको, जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपना भी क्या हो जाएगा, राज्यसभा का मेंबर हो जाएगा। आगे, अच्छा उपराष्ट्रपति का वेतन राज्यसभा, देखो सुनो, हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद है ना, वाइस प्रेसिडेंट का पद है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट तो तब एक्टिव होगा जब प्रेसिडेंट को कुछ हो जाएगा। तो इतने बीच में हम उस बंदे को रखे क्यों, और उसको पैसे किस बात के दे, इसलिए हमने उसको उठा के क्या बना दिया, राज्यसभा का हेड है। कि तब तक पार्ट टाइम में कुछ करेगा तो उसकी सैलरी भी तो देनी है ना, हमने इंप्लॉयज को सैलरी देनी है, उसने सैलरी निकाले कुछ काम भी करेगा, तो इसलिए हमने दे रखा है उसको। तो वो जो सैलरी उसको मिलती है वो किस लिए मिल रही है, यहाँ पे राज्यसभा का सभापति होने के लिए सैलरी मिली, ना कि। और मान के चलो जब वो प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, भगवान न करे, और कल को ये प्रेसिडेंट की जगह पे काम करते हैं, तो फिर सैलरी उस हिसाब से मिलेगी, और राज्यसभा को उपसभापति चलाएंगे या कोई और भी मेंबर चलाएंगे, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। उपराष्ट्र क्या ये देखो, उपराष्ट्रपति के वेतन, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए कोई सैलरी कुछ नहीं है। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 में भी सभापति का प्रावधान है, ठीक है। अनुच्छेद 2 मतलब कि वो
नहीं उसके देखो उसमें बहुत सारे होते हैं, ये हमने आपने जो पढ़ा ना राज्यों का, ये सिर्फ लिमिटेड चीज है। अब अनुच्छेद 2 खुद 20 पन्नों का होगा, है ना, हमने मोटे मोटे तौर पे पढ़ लिया है ये चीजें, बाकी लिखा है तो आप ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन कैसे कैसे होता है, तो कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 66(1) में है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। और क्या क्या कहना चाह रहा है, इसके निर्वाचन में गए संसद के दोनों सदन, है ना भाई, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो, और उसके सारे मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। राष्ट्रपति का याद करो आप लोग, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, है ना, वो मेंबर जो डायरेक्ट आए थे बिना चुनाव लड़े वो वोट नहीं डाल सकते, जिनको राष्ट्रपति ने खुद अपॉइंट किया था। नॉमिनेटेड जो इलेक्ट होकर आए हैं वो तो वोट डालेंगे, लेकिन ये जो वाइस प्रेसिडेंट के जब केस होता है तो इसमें सभी मेंबर्स डालते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं, और क्या कह रहे हैं। ड्यूरेशन कितना होता है इसका, 5 साल का, 5 साल का होता है, ठीक है। ये अपना टर्मिनेशन किसको देगा, रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति ही दिलाएगा। मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रपति ही सबको शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा हो गया, इसका आर्टिकल जरूर ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। और क्या क्या कह रहा है आपका, ये देखो मैंने ये जो बात पीछे बताई थी कि उपराष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, मतलब मनोनीत के साथ साथ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही भाग लेते हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट, अगर मान के चलो गई हमें राज्यसभा के ना हटाना है, अगर किसको, वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उसको इन्फॉर्म करना है। ये ऐसा सेम किस में था, राष्ट्रपति में भी सेम ऐसे था ना। और ध्यान से सुनना, अगर ये वाइस प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो वाइस प्रेसिडेंट किसका हेड है, चेयरमैन है राज्यसभा का। तो अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले बिल कहां पे पास होगा, जहां का वो मेंबर है। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं था, वो किसी भी सदन में उसका बिल आ सकता है, चाहे वो लोकसभा में चाहे वो, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना वो किसी सदन का पार्ट नहीं है। ध्यान से सुनना, आपसे कोई पूछ दे ना कि भारतीय संसद की क्या विशेषता है, तो भारतीय संसद की ये विशेषता है गाइस कि भारतीय संसद के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, ये अलग है, ये टूटा हुआ है, ये ब्रेक है यहाँ से, ठीक है। तो हमारी खास बात ये है, लेकिन ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा से कनेक्टेड है, इसलिए इसको टर्मिनेट करने के लिए सबसे पहले बिल कहां पे पास होगा। अच्छा, जब कभी भी वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटाना है तो ये बड़ा काम है, इसलिए बिल दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज तो वही उसने लिखा हुआ है कि दोनों जो सदनों से ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये बिल दोनों सदनों से अलग अलग तरीके से पास होना चाहिए, ठीक है, और बहुमत से पास होना चाहिए। हाँ, दोनों से होना चाहिए, वो भी तो बड़ा काम है, देश का राष्ट्रपति हटाया जा रहा है। ये बताया मैंने आपको, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा। आर्टिकल 70 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। हाँ, ये संसद का, देखो सुनो, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो आपको मैंने देखो, सबसे पहले राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति काम करेगा, और वो भी नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसी पावर किसके पास है, ऐसा अधिकार संसद, वो रूल बना सकते हैं, ऐसा कोई और करना चाहे तो। जनरली हमारे पास ये स्ट्रक्चर चलता है, इसकी जरूरत है नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बना सकते हैं कल को। आगे की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका, राष्ट्रपति के हाँ देखो ये लिखा हुआ ना कि अगर दोनों नहीं हुए तो कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, ठीक है ना। आर्टिकल 71, अगर आपको पता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हमें लगता है कि कोई फ्रॉड हो गया है, कोई करप्शन हो गया उनके चुनाव में, तो उनका मैटर सीधे सीधे कहां पे चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सीधे, देखो सुप्रीम कोर्ट में ना ऐसे ही मैटर जाते हैं, बड़े बड़े कंपनियों के जो लाखों करोड़ों के मैटर होते हैं, या प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया, या पीएम का वैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है। या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या 2 राज्य आपस में लड़ जाएं, जैसे असम की पुलिस नागालैंड की पुलिस को मार दे, या राज्यों के बीच में वॉर हो जाए, या कोई और राज्य जैसे मान के चलो हरियाणा वाले यमुना का पानी ब्लॉक कर दे, हमें प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें इसका ये इसी आर्टिकल का पार्ट है जो पीछे आपने पढ़ा ना यहाँ पे,
70 का ही पार्ट है ये। वो बन सकता है या बना दिया गया है। आगे देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें चुनाव से रिलेटेड। देखो अगर किसी को उपराष्ट्रपति बनना है तो पहली बात तो पार्लियामेंट से कम 20 ऐसे लोग होंगे जो उसके नाम को सजेस्ट करे और उसके नाम के ऊपर एक अपना क्या दें, मतलब उसको पूरी तरीके से इनकरेज करें, उसको सपोर्ट दें। जैसे मान के चलो उन्होंने कहा मुझे वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन आपको 20 लोग ऐसे पार्लियामेंट से लेके आने होंगे जो आपको नाम के ऊपर लिख के दे कि हाँ हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अनुमोदन का प्रस्ताव मतलब कि मुंह से भी बोले और इन रिटर्न भी दे दें। ठीक है ना, ये चीज है। जबकि ये राष्ट्रपति में कितना था, 50 था, 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक था। जमानत राशि 15,000। ये पूछता नहीं है राशि वाशी। आगे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट देखो। कुछ अदर फैक्ट देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 1952 में और फिर 1957 में, है ना, 5 साल यहां और फिर 5 से, यानी कि 1952 से लेकर के 1962 तक, 1962 तक। ठीक है ना, 10 साल पूरे रहे ये। उसके बाद सर्वाधिक समय तक ये थे, लेकिन एक और व्यक्ति तो जो इनके टेन्योर के इक्वल रहे। कौन? ऐसा कोई और भी व्यक्ति है क्या जो 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहा हो? अभी हाल फिलहाल की बात है ये। अभी अभी जगदीश धनखड़ से पहले कौन था? जगदीश धनखड़ से पहले, जगदीप धनखड़ से पहले कौन था? नहीं, वो तो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे वो तो, वाइस प्रेसिडेंट। हामिद अंसारी। कौन थे? हामिद अंसारी। ये भी 10 साल रहे। हाँ, ये भी 10 साल रहे। इनसे पहले यही तो थे, क्या नाम है, जगदीप धनखड़ से पहले ये 10 साल रहे। ठीक है ना। आगे देखो, सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति रहे वीवी गिरी, है ना। तो ये लगभग रहे 2 साल के लिए, 2 साल के आसपास ये रहे। ठीक है, किसी कारणवश से हट गए होंगे, जो भी रीजन रहा होगा। आगे क्या कह रहे हैं, एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु होगी, मतलब ऐसे उपराष्ट्रपति जो ऑफिस इन ऑफिस डाई कर गए, है ना, ऑफिस के ड्यूरेशन में मर गए, उनका नाम क्या था? कृष्णकांत। ठीक है, 1997 से 2002। अच्छा, निर्विरोध चुनाव जीतने वाले उपराष्ट्रपति। निर्विरोध मतलब जिनके ऑपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ, अकेले ही चुनाव लड़े और तो जीतना ही था, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो निर्विरोध चुनाव कौन जीत गए? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली। ये तीनों लोग हैं ऐसे जो निर्विरोध चुनाव जीते हैं। ठीक है ना, एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल सिन्हा। हाँ, कोई नहीं था, अकेले ही। देखो सुनो, जब देश आजाद हुआ ना तो एक ही पार्टी ही थी, तो विपक्ष में दूसरी पार्टी कहां से लाएंगे? तो कोई था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है। मतलब जब पीएम बने, जब प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो दूसरी पार्टी का कोई देखो, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए मैक्सिमम 2 लोग ही खड़े हो सकते हैं एक बार में, तो एक ही पार्टी थी, तो कहां से खड़े होंगे? दूसरी बात, जब सेकंड टाइम जब, अच्छा, पीएम के पद के लोग आप लोग सुनते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू योग्य थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर योग्य थे, या फिर ये कल किनका था वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, उनकी जो वो थी ना वर्षगांठ, तो वो योग्य थे। ऐसा कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भी योग्य थे, जबकि उनकी डेथ पहले ही हो चुकी थी। ठीक है, ये 3 लोग ऐसे थे जिनके लिए, जिनको ना ऑपोजिशन फेस नहीं करना पड़ा। मतलब जब ये आए लड़ने के लिए तब तक चुनाव जीतते गए, अकेले अकेले ही लड़े, अकेले ही जीते। ये सारा का सारा आपने पढ़ा, ये सारा वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नहीं रखे मैंने आज, क्वेश्चन रखने पर ना क्लास लंबी चली जाती है। क्वेश्चन आप लोग करो आराम से। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सिर्फ एक टॉपिक किया, प्रेसिडेंट, ऐसे तो करते रह जाएंगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट है गाइस, सबसे पहले हमने देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली संघ की कार्यपालिका, है ना, एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेसिडेंट के बारे में, फिर हमने पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। ठीक है, मिनिस्टर्स की वगैरह कैसे काम करते हैं वो चीज है। हाँ, उपराष्ट्रपति संभालेंगे।
ठीक है ना, लेकिन हमें उसको विद इन 6 मंथ्स ना उसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, विद इन 6, देखो सुनो, राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं। अगर मान लो राष्ट्रपति चुने जाते हैं और खुदा ना खास्ते उनको 2 महीने बाद इनका ऑफिस में वो डेथ कर जाते हैं या किसी कारणवश से वो छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये जो हम दूसरे लोगों को लेकर लाते हैं ना कि भाई अगर प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो कौन को फिल करेगा, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है, विद इन 6 मंथ फिर हमें चुनाव करा के फटाफट से दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन क्या, हाँ आगे देखो आप लोग नेक्स्ट, देखो सुनो आर्टिकल 75 के बारे में। देखो हम लोगों ने 52 से पढ़ना शुरू किया था, 52 में प्रेसिडेंट था, 52 से पढ़ते पढ़ते हम लोग 70 पे आगे 72 पे, जिसमें हमने क्या पढ़ा, वो 70-72 पे लगभग ये था ना वाइस प्रेसिडेंट, है ना। अब आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग 75 के बारे में। इसमें मंत्रियों के बारे में उपबंध है, मंत्रियों के बारे में कुछ कुछ लिखा गया है, मंत्री कैसे होने चाहिए, कितने टाइप के मंत्री होते हैं, ये सब चीजें तो ध्यान से सुनना आप लोग। देखो जितने भी मंत्री होते हैं ना, जो संसद की बात करें, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, मंत्री स्टेट का भी होता है, तो स्टेट में पढ़ेंगे तो जब पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मंत्री होता है उसका हेड कौन होता है, उसका प्रधानमंत्री ही होता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आया हुआ है और मुझे लगा था ऐसा कि ये क्वेश्चन अब नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में मैंने देखा। प्रधानमंत्री जो होता है गाइस, एक ना जहाज रूपी या यूं कह लो एक पानी का जहाज जो होता है ना, शिप जिसे कहते हैं, उसका स्टीयरिंग व्हील होता है प्रधानमंत्री। ये स्टेटमेंट किसका था, इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। आप लोगों की जब फर्स्ट क्लास हुई थी तो जब मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखवाए थे, आप देखना अपने नोट्स आपको मिल जाएंगे वैसे स्टेटमेंट्स, और ये अभी हाल फिलहाल में एमटीएस में भी देखा था मैंने। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करते हैं। आर्टिकल 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है, देखो सुनो, प्रधानमंत्री बनेगा कौन, प्रधानमंत्री वो बनेगा जिसका लोकसभा में क्या होगी, मेजोरिटी होगी। आप समझो, बार बार इस चीज को समझा रहा हूं, कईयों का ये सब पॉलिटी ना वीक होती है, जो कॉमर्स साइंस वाले होंगे ध्यान सुना। पूरे देश में जो देखो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसको हम लोग विधायिका कहते हैं, इसका काम होता है कानून बनाना, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका यही होता है। ठीक है, अब पूरे देश के लिए हमने एक बना रखी है जिसको हम लोग केंद्रीय विधायिका कहते हैं, इसको संसद कहते हैं। इसके मैंने कहा ना, हर देश का अपना अपना संसद होता है। जैसे कल परसों भाई ने व्हाट्सएप पूछा कि सर फेडरल कोर्ट क्या होता है, जैसे पूरे देश का एक कोर्ट होता है, उसको सुप्रीम कोर्ट कहता है सबसे बड़ा, ऐसे ही उसी को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं, है ना। एपेक्स कोर्ट भी कह सकते हैं, फेडरल, ये इंग्लिश के अलग अलग वर्ड है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो पूरे देश की जो विधायिका जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संसद, ठीक है ना, उसमें 2 घर है, एक लोकसभा और एक, बोलो सर, फेडरल का मतलब तो एक तरह संघीय होता है, एक तरह से डिवीजन ऑफ पावर भी कह सकते हो आप लोग, संघीय, सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, ध्यान सुनना आप लोग, पूरे देश में जो कानून बनेगा वो जिस बिल्डिंग में जहां पे एक बैठ के बनाते हैं, उसमें 2 हाउसेस बना दिए, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, और एक सेंट्रल हॉल, जब लोकसभा ये पढ़ेंगे तो बताऊंगा आपको। और लोकसभा ही ज्यादा पावरफुल होती है नॉर्मली, मैं आपको बताऊं, राज्यसभा भी है अपने अपने काम में। लोकसभा की बात करते हैं, ध्यान सुना, मान के चलो हम सारे लोग चुनाव लड़के जाते हैं, एक ही पार्टी के हैं, ठीक है ना, हम एक ही पार्टी के हैं और हम संसद में गए, संसद में 552 सीटें, सपोज करो आप लोग 550 सीट है ना, 2 सीटें एंग्लो इंडियन की अब हटा दी गई हैं। ठीक है, 550 का आधा कितना होता है, 200, 225 नहीं होता, 275 हो जाए। अगर हमारे पास इतने हैं तो हम सरकार बना लेंगे, लेकिन लोगों का दिमाग ऐसा धोया जाता है ना कि अब की बार 400 पार, तो लोग इस बात में ये भूल गए कि सरकार बनाने के लिए 275 ही चाहिए थे सिर्फ। 400 बनाने पर तो संविधान भी बदलने की शक्ति है सरकार के पास। संविधान, इस मैंने आपको ये बात बताई थी कि भारत का संविधान कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, कठोर भी, और अगर हमें छोटा मोटा कानून बनाना है तो वो फ्लेक्सिबल है, और अगर बड़ा कानून, अगर बनाने वाले इतने महान थे, है ना, कि उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि संविधान से दिक्कत है किसी को, तो आप पूरा का पूरा संविधान बदल सकते हो, ऐसा प्रोसेस है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। पहली कंडीशन, अगर आपको पूरा संविधान बदलना है तो पूरी पार्लियामेंट का फुल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है ना, मेजोरिटी मतलब मेजोरिटी बहुमत से पूरी लोकसभा और राज्यसभा से पास होनी चाहिए। प्लस उस समय, जिस समय इंसिडेंट हो रहा होगा, उस समय देश में जितने राज्य होंगे, जैसे अभी कितने राज्य हैं, 28, उसके आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी वो बिल फुल मेजोरिटी से पास होने चाहिए, तब आप पूरा का पूरा संविधान
उसके बाद भी एक चीज है जो इस देश में बैठा हो जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जिसको गार्जियन ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं ना, वो भी इसको एनालिसिस करके उसको कचड़े के डब्बे में डाल सकता है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, उसको ये देखना है कि उल्लंघन हो रहा है कानून का या नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो देखो आप कुछ भी करो, कितना भी आंदोलन करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कई बार हुआ है, हमने इसकी चर्चा पहले भी की है और आगे भी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी 550 में से जिसको 275 या 76 मिल गए, समझ लो कि अब जब बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में जब जीत के आई थी, उनके पास 310 थे। किसी दो चार, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल, एक मिनट के लिए, अगर मान के चलो मिस्टर केजरीवाल के 70 में से अगर 67 सीट्स मिली हैं, सपोज करो, तो 70 का आधा कितना होता है? 30। जीतने के लिए तो इतना ही चाहिए, उसके पास उससे कहीं ज्यादा है 67, तो 10-20 को कुछ हो भी जाएगा ना, अगर इधर उधर चले भी जाएंगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार उसकी चलती रहेगी। ठीक है ना, ये चीज है। तो लोकसभा में जिस दल को क्या प्राप्त है, मेजोरिटी प्राप्त है, वही क्या बनाएगा, वो बंदा। मान के चलो हमारी टीम है, हमने एक ग्रुप बनाया, हमारी मेजोरिटी मिल गया, हमें 276 लोग मिल गए। अब हमने आपस में चुन लिया, पहले से एक फेस वैल्यू बना लिया कि मैं मोदी हूं और मैं ही क्या बनूंगा, पीएम बनूंगा। सब लोग इस बात को एग्री करते हैं और मैं अप्रोच करूंगा किसको, प्रेसिडेंट को, कि मैं बनना, मेरी मेजोरिटी, मैं प्रूव करूंगा उनको कि हाँ मेरे पास इतने लोग हैं ना, और उसके बिहाफ पे फिर मेरा क्या हो जाएगा, आगे का कार्यवाही आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो लोकसभा में जिस दल को बहुमत होगा उसी दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। देखो मैंने आपको ये बात बताया था, प्रधानमंत्री जो होता है, देखो चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो विधायिका हो। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, जैसे आप लोगों की जो नौकरी लगेगी वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होगा। ये बात हमने लास्ट क्लास में की थी ना, आप लोग एलडीसी बनोगे, एमटीएस बनोगे, है ना, एएसओ बनोगे, एसओ बनोगे, डीडी बनोगे, जो भी बनोगे, ये आपका ऑफिस वाला काम है। लेकिन विधायिका का मतलब क्या, आप चुनाव लड़के गए, आप निगम पार्षद का लड़के गए, आप एमएलए का लड़के गए, आप एमपी का लड़के गए। ये इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है देश को चलाना कोऑर्डिनेशन के साथ। लेकिन एग्जीक्यूटिव हमेशा विधायिका के नीचे ही रहती है। ठीक है ना, लेकिन तरीके से मान के चलो मेरी जॉब यूपी में लग जाती है, मैं एलडीसी लग जाता हूँ यूपी गवर्नमेंट में, तो वहां का लोकल नेता भी मेरे लिए सीनियर ही है। और मैं दिल्ली में अगर मान के चलो मैं इस हॉस्पिटल में अगर सेलेक्ट हो जाता हूँ एलडीसी, तो कोई भी यहाँ की जो एमएलए है हमारी, वो भी आके मुझे चमका सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज शी इज माई बॉस। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो कभी भी आता ना, एग्जीक्यूटिव हमेशा कोई आईएएस वाईएएस हो, ठीक है ना, वो नेता से हमेशा डाउन ही रहेगा, हालांकि इनकी टकरार चलती रहती है। ठीक है, आईएएस को प्रोटेक्ट कर रखा है, लेकिन आपकी नौकरी उतनी नहीं है, आपकी नौकरी की संवैधानिक चर्चा नहीं है, लेकिन आईएएस की नौकरी की संवैधानिक चर्चा है, वो संविधान में उसका जिक्र है। ठीक है, आगे की बात करें। प्रधानमंत्री जो होता है गाइस, वो हमारी विधायिका यानी कि एमएलए, एमपी, है ना, ये जितने भी लोग हैं, और जितने भी एग्जीक्यूटिव है, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, है ना, एसओ, एएसओ, इन सब का क्या होता है, वास्तविक प्रधान होता है, एक्चुअल हेड होता है। यानी अल्टीमेटली आप किसका काम कर रहे हो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ठीक है, तो ये सारी चीज। तो अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट होता है, अच्छा देखो, प्रेसिडेंट जो है वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर जो है यानी प्रधानमंत्री, वो अपने मंत्रिमंडल और प्रेसिडेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। ठीक है ना, तो वो ये बता रखा है इन्होंने। नेक्स्ट की बात कर, और क्या कह रहा है आपका, अब आगे की बात करते हैं। देखो सुनो, मान के चलो मैं प्रधानमंत्री बन भी गया और आप लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, है ना। अब मेरे पास जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, वो मैं अलॉट करना शुरू करूंगा। ठीक है ना, अब 276 लोग जीत के आए हैं, मान के चलो एक मिनट के लिए, है ना, तो इतने डिपार्टमेंट तो नहीं है मेरे पास 276, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मुझे किसी को बनाना, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बनाऊंगा जो मेरे क्लोज होगा, या जो मेरे को जानता होगा, जब मुझे लगता होगा जो योग्य होगा, है ना। तो किसी को मैंने रेलवे मंत्री बना दिया, किसी को मैंने वित्त मंत्री बना, किसी को मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, किसी को टेक्सटाइल, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे ही सबको बना दिया कुछ ना कुछ। ठीक है ना, और ये तो तब बनाया जब मैंने अपनी फुल मेजोरिटी अब साबित कर दी। लेकिन अगर मान के चलो मुझे मेजोरिटी ना मिलती, ठीक है ना, मगर मान लो मेरे को 275 चाहिए थे और मुझे 273 मिले, मुझे 2 वोट कम पड़ गए, तो मैं दूसरी पार्टी वालों को बुलाऊंगा। ठीक है ना, मैंने कहा भाई आज, हाँ, जैसे हुआ था मोदी के टाइम पे भी, ध्यान से सुना, मैं उनको क्या कहूंगा, देखना ध्यान से। मैंने कहा भाई तुम मेरी पार्टी में शामिल हो जा, मैं तुझे फलाना मंत्रालय दे दूंगा,
ठीक है ना। अब ध्यान सुना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, कईयों का यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मान के चलो ये किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ती, ना ये बीजेपी की है, ना ये आम आदमी पार्टी की है, ना किसी की है। इन्होंने अपना खुद का एक चुनाव पार्टी खड़ा किया और ये उसमें जीत भी गई है बाय डिफॉल्ट। अब अकेले तो ये प्रधानमंत्री बनने से नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो मेजोरिटी चाहिए, तो या तो ये अकेले काम करे या फिर ये किसी पार्टी में मिल जाए, ठीक है ना। और मुझे भी 2 लोगों की जरूरत थी, तो मैंने उनको एक लालच, मैंने कहा मैं आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दूंगा, आप आ जाओ मेरी पार्टी में। तो जब मैं ऐसे किसी को मिनिस्ट्री देता हूं, मंत्रालय देता हूं, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल हो जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर क्या, बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो दिया जा रहा है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट गाइस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही होता है बस, जिसके कौन है, पिछले 9-10 साल से तो अमित शाह ही है, ठीक है ना। और आपको पता है पिछले 27 सालों से बिहार में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो नीतीश कुमार के पास ही है। मतलब वो किसी के पास भी, वो किसी के सपोर्ट से भी सरकार बना लेते हैं ना राज्य में, होम मिनिस्ट्री किसी को नहीं देते, चाहे सपोर्ट मिले या ना मिले, ये चीज है। सरकार गिर जाएगी दोबारा चुनाव में, सरकार बनाने के, या तो दूसरी पार्टी वाले। अच्छा देखो 200 पे, देखो सुनो, आपने अभी सुना होगा ना, जब इस बार 400 पार का नारा लगा था, विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन किया था, आम आदमी सबने मिलकर था ना, इंडिया INDI ये पार्टी का नाम दिया था, है ना। तो मेरे बगल वाली अम्मा कह रही यार मैं तो हाथ वाले का निशान ढूंढी थी, मुझे दिखा ही नहीं। उनको क्या पता, हाथ सॉरी झाड़ू वाले का निशान ढूंढी थी, मुझे मिला नहीं। उनको पता झाड़ू वाला तो वो हाथ वाले में मिल चुका है, उनको ये बात पता नहीं थी, है ना। अगर ये विपक्ष वाले मिलके उतनी मेजोरिटी क्रिएट कर लेते तो ये सरकार बनाते फिर। लेकिन ये जो सपोर्ट की सरकार है ना, ये भी ज्यादा दिन चलती नहीं है, सब प्रॉब्लम चलती रहती है ना। लेकिन अगर इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता तो चला भी लेते हैं, ठीक है। ये चीज है, आगे की बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले के जमाने में ऐसा होता था कि सरकार बनाने के लिए लोग लालच में अलग अलग मिनिस्ट्री की लालच देते थे। यूपी की बात करो, एक बार यूपी में ऐसा हुआ कि मान लो मैं ऐसे ही बन गया, मैंने कहा भाई आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री दे दूंगा, आपको वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री दे दूंगा, आपको फाइनेंस दे दूंगा। सबको ऐसे करते करते जितने मेंबर, जितने, जैसे मान के चलो यूपी में 410 सीटें, अगर उसका आधा मुझे चाहिए, मान के चलो 205 205 लोगों को मैंने कैबिनेट मिनिस्ट्री का दर्जा दे दिया, जो कि इलीगल है। क्योंकि जब एक नॉर्मल, देखो मान के चलो ये कैबिनेट मिनिस्टर बनी, मान के चलो इनका नाम निर्मला सीतारमण है, फाइनेंस मिनिस्ट्री मिल गई इनको, है ना। और एक नॉर्मल बंदा भी जीत के आया है, उसके पास कैबिनेट मिनिस्ट्री नहीं है, तो उसको, इनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे कैबिनेट मंत्रालय होने के, इनके कुछ एडिशनल, इनको बहुत सारे फायदे मिलेंगे इस बात के। इसलिए भी लोग मिनिस्ट्री लेने के चक्कर में रहते हैं कि मुझे फलाना मंत्रालय मिल जाए, ये चीज है। तो गवर्नमेंट पहले ना सरकार बनाने के लालच में सबको कोई ना कोई मंत्रालय दे देती थी। इस पर गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। आगे देखो आप लोग, देखो मूल संविधान में मंत्री परिषद सदस्य की संख्या निश्चित नहीं थी, मतलब कितने लोग कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे ये बात फिक्स नहीं थी। फिर क्या हुआ, 91वां संविधान संशोधन 2000, ये सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट के बाद हुआ है, ठीक है ना। ऐसा कहा गया है कि भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में हो, उनकी संख्या क्या रहेगी, उनकी संख्या फिक्स रहेगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और वो रहेगी कितनी, वो रहेगी 15%। यानी अगर 550 सीटें हैं तो इसका 15% आप निकाल लीजिए, और जितना आएगा उससे ज्यादा आप मंत्रालय किसी को नहीं डाल सकते, है ना। वरना यूपी में एक सीन ऐसा था, किसी को आम मंत्री बना दिया, किसी को बबूल मंत्री बना दिया, किसी को कीकड़ मंत्री बना दिया, सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने के लिए, है ना। तो ये अमेंडमेंट कौन सा था हमारा, 91st अमेंडमेंट 2003। और ये भी कब हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या किया, ऑर्डर पास किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के पास होने के बाद पार्लियामेंट से कानून पलट भी दिए जाते हैं, जैसे शाहबानो के इसका हमने पढ़ा था पीछे। आगे बढ़ जाए, ये याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो आप लोग, हाँ 550 का 15% आप निकाल लो, अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, तो 83 मान लें, यानी 83 से ज्यादा मंत्रालय नहीं बन सकते, है ना। ये चीज है, इसमें पीएम भी इंक्लूडेड है 83 में, कहीं 84 मान लो, 83+1 नहीं है, 82+1 को, इसमें पीएम भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास भी कुछ मंत्रालय होते हैं अपने। आगे देखो, जितने भी
ये मंत्री वगैरह होते हैं ना गाइस, ये राष्ट्रपति के ऑर्डर के साथ ही मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक रहते हैं। लेकिन आपको पता है एक्चुअल कौन चाहता है? एक्चुअल चाहता है प्रधानमंत्री, क्योंकि इनके बीच की कड़ी कौन है? ठीक है, मान के चलो मैं चाहता हूं कि अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके पास ना रहे, है ना, क्योंकि इनकी पीएम से बन नहीं रही है, तो मैं जाऊंगा किसके पास? ठीक है ना, राष्ट्रपति को सलाह दूंगा और इनको टर्मिनेट कर देंगे या इनको दूसरा डिपार्टमेंट दे देंगे या इनको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, जितना भी मंत्री परिषद होता है ये लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इनकी अकाउंटेबिलिटी है लोकसभा में। मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट के बंदे बता रहा हूं जो सिलेक्टेड है। एक ऐसा बच्चा मान के चलो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्टेड है ना। अब मान के चलो ये लोकसभा है और मैं हूं डिफेंस मिनिस्टर। जो भी कौन है डिफेंस मिनिस्टर, किसी को पता है इस समय? मिनिस्टर ऑफ डिफेंस किसके पास है? हाँ, एग्जैक्ट नहीं पता, चलो मान के चलते, एक मिनट के लिए अभी लिखवा दूंगा आपको, आएगा तो ध्यान सुना। मान के चलो मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूं और मुझसे ऑपोजिशन पार्टी ने पूछा कि सर बताइए 2013 के बाद कितने एयरफोर्स के प्लेन जो है वो क्रैश हुए। मैं क्या बताऊं, मैं तो 2 दिन पहले ही बना हूं, अभी मुझे क्या पता कितने प्लेन क्रैश हुए। तो मैं जो जिस मिनिस्ट्री का मैं डिपार्टमेंट हूं उस मिनिस्ट्री को मैं लिखूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ मान के चलो डिफेंस को लिखा या मिनिस्ट्री ऑफ किसी को भी लिखा, चाहे टेक्सटाइल का क्वेश्चन है तो टेक्सटाइल को लिखा। देखो पार्लियामेंट में जब आप किसी नेता से सवाल पूछते हो ना, तो वो क्वेश्चन पहले से आपको लिख के उसको भेजना पड़ता है कि सर मैं ये पूछूंगा आपसे। अगर वो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको लिख के देना पड़ेगा, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है। सिस्टम एक काम करता है ना, जैसे आपने जॉली एलबली देखी होगी, हम जैसे कभी कभी आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि कोई दौड़ता हुआ कोई आता है कि जज साहब ठहर जाइए, मैं मेरे पास मैं हूं सबूत इसका, मैं गवाही दूंगा, है ना। ये सीन रियलिस्टिक में नहीं होता। अगर रियल में आपको कोर्ट में गवाही देनी है तो आपको पहले से ही वहां पे फाइल लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एंड टाइम पे खून से लथपथ आए आपने बोल दिया जैसा मैं कहते हो जैसा मान जाएंगे, ऐसा सीन। एक प्रोसेस काम करता है इसके पीछे, है ना, ये चीज है। जैसे मान के चलो एक मिनट के लिए कोई व्यक्ति ओलंपिक जीत गया, ओलंपिक जीत के बाहर निकला और एक पहलवान कह रहा है हरियाणा का, यार मैं तो उसको पटक दूंगा। मैं मानता हूं कि वो पटक भी देगा उसको, लेकिन भाई वो ओलंपिक में जो गया है उसके लिए पहले स्टेट लड़, डिस्ट्रिक्ट लेवल लड़, फिर स्टेट लड़, फिर नेशनल लड़, फिर ओलंपिक में जा, फिर बात कर, है ना। वो जिस प्रोसेस से गया उस प्रोसेस आपको गुजरना पड़ेगा, वो चीज है। आगे की बात करते हैं, आ जाओ नेक्स्ट देखो। तो मैं किसकी बात कर रहा था कि जितना भी मंत्री परिषद होता है और खुद प्रधानमंत्री भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? अगर लोकसभा में सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका जवाब किसको देना है? कैबिनेट मिनिस्टर को ही देना है। आगे की बात, मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? मेनली कैबिनेट मिनिस्टर को। इतना मैं बताऊं आपको, आप रियल ये लिखा तो है अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी आप नई सरकार बनते हैं ना, जब आप शपथ ग्रहण समारोह हो, अब देखना राष्ट्रपति इतना टाइम नहीं होता कि वो खड़े रहे 500 लोगों के लिए, और हर बंदा तसल्ली से लेता मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। राष्ट्रपति 4 को पढ़वाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति का एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा जो पढ़ेगा, राष्ट्रपति अपने घर वो पढ़ते रहेंगे, अपना पूरा दिन पढ़ते रहो तुम, ठीक है। और राष्ट्रपति भी सिर्फ उसमें मैं ही बोलता, मैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ये नहीं करूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा, ठीक है। आगे की बात करें, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर संसद से किसी भी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है, ठीक है। विदेश मंत्री का नाम सुना होगा, आजकल तो उनके चर्चे हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे और यूट्यूब वगैरह पे। उन्होंने पाकिस्तान में जाके अपना चश्मा बदला था, तो है ना, जयशंकर। तो जयशंकर कोई बाई नेचर पॉलिटिशियन नहीं है, आप उनका नेचर देखो, आप पढ़े लिखे आदमी है ना। तो जब जयशंकर, जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे और वो पहली बार चाइना गए, उस समय जयशंकर वहां पे एम्बेसडर थे इंडिया के, ठीक है ना। और वहीं से इन लोगों का लिंक कनेक्ट हुआ। जब इससे पहले कौन था विदेश मंत्री पता आपको? इससे पहले विदेश मंत्री बहुत ही फेमस लेडीज थी, उनका नाम है सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज बहुत पॉपुलर, बहुत पावरफुल, है ना, बहुत बोल्ड लेडी थी, वो भी पार्लियामेंट में अच्छा होता। उनके बाद सबसे योग्य व्यक्ति यही थे जो। तो अगर मान के चलो, मुझे लगता है जो जरूरी नहीं है कि आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो आपको पहले चुनाव लड़के आना पड़ेगा। मोदी जी जिसको चाहे, मान के चलो इनको लगता है कि इनकी विदेश का अच्छा ज्ञान, इनको विदेश मंत्री बना दे रहे, लेकिन विद इन 6 मंथ्स इनको किसी भी हाउस से इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है। तो मैंने कहा ना, कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है। मंत्री के वेतन तथा भत्ते संसद द्वारा तय किए जाते हैं, नॉर्मल बात है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद मुख्य कड़ी होता है। प्रधानमंत्री किसके बीच की चेन होता है ना, इनके बीच का चेन होता है, ये इसको कनेक्ट करता है।
आगे की बात करते हैं, आर्टिकल 78 था ये। देखो सुनो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने आपको बताया ना एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्यों में कौन होता है? मुख्यमंत्री। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वैसे ही राज्यों में कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एक राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्य का हेड कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर, है ना? हाँ जाओ। लेकिन आपको पता है हर एक राज्य में राज्यपाल नहीं होता गाइस। दिल्ली में क्या राज्यपाल है? दिल्ली में गवर्नर है क्या? दिल्ली में क्या यूटी है? और आपको पता है यूनियन टेरिटरी में गवर्नर नहीं होता, यूनियन टेरिटरी में होता है उपराज्यपाल, है ना? इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। या तो उपराज्यपाल होगा या प्रशासक होगा। जैसे चंडीगढ़ भी यूटी है, तो चंडीगढ़ में वो भी एक क्या है? यूटी है, और वहां पे भी क्या है? प्रशासक काम करता है। तो नॉर्मली राज्यों में क्या होता है? गवर्नर होता है, लेकिन जो यूटीज होते हैं उनमें क्या होता है? या तो एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर क्या होता है? प्रशासक होता है, ठीक है? एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में मंत्रिपरिषद संगठन समान होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वैसे ही राज्यों में भी होता है, दोनों में इक्वली होता है, ठीक है? मंत्रिपरिषद 3 टाइप के होते हैं। देखो मंत्री 3 टाइप के होते हैं, सीधे सीधे ये याद रखना, ठीक है? एक होता है कैबिनेट मंत्री, आपको मैंने बता दिया कैबिनेट मंत्री कौन होता है? जिसके पास मेजर डिपार्टमेंट हो कोई सा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, कुछ भी हो। दूसरा एक होता है राज्य मंत्री, और तीसरा एक होता है आपका राज्य मंत्री ही होता है ये भी। देखो देखो एक मिनट जो, देखो मैं आपको 3 बता देता हूं वैसे ही, ध्यान सुना। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर, एक आपको मैंने बता दिया यहाँ पे स्टेट मिनिस्टर, और एक होता है गाइस यहाँ पे उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर। ध्यान सुनना गाइस, कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर क्या होता है? जो जिसके पास कैबिनेट का कोई मेजर डिपार्टमेंट हो, ठीक है? और मेरी बात ध्यान सुनना, मैं मान के चलो 1 मिनट के लिए कि मैं रेलवे मिनिस्टर हूं, सपोज करो 1 मिनट के लिए, तो पूरे देश की ट्रेनें मेरे अंडर में चल रही हैं, है ना? लेकिन मान के चलो उड़ीसा में या बंगाल में कहीं पे कोई ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाती है, पटरी से उतर जाती है ना? और बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता है, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना? तो मैं रातों रात विदिन 5 मिनट्स वहां पे नहीं पहुंच सकता। तो मैंने अपने और अलग अलग राज्यों में बंदे बिठा रखे हैं जो मेरे अंडर में काम करेंगे। उनको हम कहते हैं डिप्टी मिनिस्टर। क्या कहते हैं उनको? जो किसके अंदर काम करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, ठीक है? तो ये 2 हो गए। और एक होता है स्टेट मिनिस्टर। ये स्टेट मिनिस्टर क्या होता है? स्टेट मिनिस्टर का 2 टाइप के होता है, एक होता है स्वतंत्र प्रभार और एक होता है कैबिनेट लेवल के। ध्यान सुना आप लोग, ये जो स्टेट मिनिस्टर होता है ना, इनके पास कोई मेजर डिपार्टमेंट नहीं होता, ठीक है ना? और ध्यान रखना, स्वतंत्र प्रभार का मतलब होता है ये किसी के अंडर काम नहीं करते, ये सीधे सीधे पीएम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। आप इसको कृष्णा तीरथ को जानता है? आज से बहुत साल पहले बड़ी सी बिंदी लगाती थी, शायद कभी फोटो वोटो देखी है, ठीक है? कृष्णा तीरथ नाम था। यहाँ से महिला और बाल विकास कल्याण की इंडिपेंडेंट मिनिस्टर थी वो पहले, ठीक है? मतलब राज्य मंत्री किसे कहते हैं? 2 टाइप के, एक स्वतंत्र प्रभार होता है और दूसरा राज्य मंत्री होता है। ये कम महत्वपूर्ण विभागों का, मतलब कि ऐसे डिपार्टमेंट का हेड होता है जो उतने इंपॉर्टेंट, मतलब लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना? देखो ये कैबिनेट लेवल के तो होते हैं, लेकिन कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, ठीक है? दूसरा हमारा है राज्य मंत्री, ये कैबिनेट स्तर के मंत्री के अधीन होते हैं, ठीक है? मतलब इनका लेवल कैबिनेट मंत्री के लेवल के जितना होता है, सीधे सीधे पीएम को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, या पीएम का मतलब सीधे सीधे पीएम को अपनी बातें पहुंचाते हैं, किसी के अंडर कोई काम नहीं करते। लेकिन ये जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं किसके अंदर काम करते हैं? सीधे सीधे आपको 3 बातें याद रखनी है। 3 तरह के मंत्री होते हैं आपके, कैबिनेट मिनिस्टर जिनका मेजर डिपार्टमेंट है, एक आपका उप मंत्री जो कि कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, और एक आपका स्वतंत्र प्रभार या राज्य मंत्री, ठीक है? हाँ हाँ, राज्य का बता सकते, देखो सुनो, खेल का सेंटर भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है। देखो इसमें कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि यही होगा। वो कोई मिनिस्टर नहीं है, वो मिनिस्ट्री नहीं है ना, वो तो बना दिया, आईसीसी का नहीं बना दिया, सीएम क्या? अरे 1 मिनट, बातें नहीं। हाँ जी बोलो। सीएम जो होते हैं ना वो अपना राज्य में काम करते हैं,
और वो राज्य में किसी के अंडर में काम नहीं करते हैं, वो अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंट, वो राज्य के लिए काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए काम करेगी। सेंट्रल और राज्य के मुद्दे जो होते हैं ना गाइस, वो अलग अलग होते हैं। जैसे रेलवे जो है, रेलवे को अगर कुछ हो जाता है तो वो रेलवे सीएम का मैटर नहीं है। अगर यहाँ पे अगर ट्रेन डिरेल हो जाती है तो हम सीएम को नहीं बोलेंगे कुछ, है ना, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, वो चीज है। लेकिन अगर कोई ये बात पढ़े लिखो और नहीं पढ़े लिखो के बीच की बात है ना, आप समझना। कुछ लोग होता है ना, बात बात में मोदी को बोलते हैं, जो डिपार्टमेंट उसका नहीं है उसको बोलने का क्या फायदा है, वो समझो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट। सीएम राज्य के लिए होता है, वो किसी के अंडर काम, वो राज्य के लिए कंप्लीट काम करता है, वो पीएम के अंडर या किसी कैबिनेट मंत्री के अंदर नहीं करता। हाँ, ये तीनों मंत्री स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं। जैसे मैं राज्य की बात करूं, राज्य का हेड कौन है, एक तरह से देखा जाए तो गवर्नर हेड है, और उसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हेड कौन है, आपका सीएम है। सीएम के पास भी ऐसे मंत्रालय होंगे, कैबिनेट मिनिस्ट्री। जैसे मान के चलो एक मिनट के लिए, अभी इस समय कौन है वो जो जिनको बनाया अभी दिल्ली में, अतिशी है ना, तो अतिशी सीएम है इस समय। तो कुछ मंत्रालय उनके पास होंगे, ठीक है ना, और कुछ उन्होंने मंत्रालय मेजर बांटे हुए होंगे। जैसे मान के चलो फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर किसी को दे रखी होगी, मुझे नहीं पता किसको दे रखी है, ठीक है, तो दे रखी होगी तो वो कैबिनेट लेवल का बंदा होगा। सपोज करो अगर इनको दे रखी है हमारे वाले को, तो ये कैबिनेट लेवल के होंगे। मतलब ये जो मंत्री है ना, ये राज्य में भी काम करते हैं सेम लेवल के, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम करते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर का स्ट्रक्चर गई सेंटर और स्टेट में दोनों जगह सेम ही रहता है, बस वो सेंटर का पूरे देश के लिए होता है, स्टेट का पर्टिकुलर उस राज्य में ही काम करता है, उससे बाहर नहीं जाता, ठीक है। आगे की बात करें, वैसे इससे देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पीवाईक्यू देखोगे तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ मिलेंगे आपको, लेकिन जितना पढ़ा है ना उसमें आर्टिकल वगैरह आप लोग ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे जहां तक मुझे लगता है। आगे की बात करते हैं, उप मंत्री मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मंत्री परिषद का कार्यकाल देखो, किसी भी नेता का कार्यकाल 5 साल का है, जब तक उसके पास है। और 5 साल से पहले, मैंने कहा ना, मान के चलो मेजोरिटी प्रूव कर दिया हमने, 275 लोग थे ना, और 2 दिन बाद मेरे ही 2 बंदे जाके किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लिया और मेरा सपोर्ट खिंच गया। दूसरी पार्टी को ये बात पता चल गई इसके बाद 2 बंदे कम है, ये मेजोरिटी प्रूफ अब नहीं कर सकता, तो वो कहेंगे सर अब एक काम करो, हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। यानी अब आप ये विश्वास दिलाओ कि आपके पास मेजोरिटी है, ठीक है, तो मुझे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, इसके लिए मैं वोटिंग करवाऊंगा, ठीक है ना। और वोट में अगर 2 लोग कम पड़ गए तो मेरी सरकार, फिर चुनाव होंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट डे भी हो सकता है, नेक्स्ट डे चुनाव लड़ने के नेक्स्ट डे भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र में इन्हीं कारणों से ना ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। तो क्या बोला, 5 साल का होता है नॉर्मली, और इसके पहले भी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा से, है ना, अविश्वास क्यों, क्योंकि दूसरी पार्टी को अविश्वास हो गया मेरे खिलाफ, कि उसको लगता है कि मेरे पास कोई मेजोरिटी नहीं है, तो वो ला सकता है अगर उनका बिल पास हो गया तो। देखो सुनो, लोकसभा में कोई भी बिल पास होता है ना, उसमें वोटिंग होती है, सरकार इससे बचती है, और विपक्ष चाहता है कि इस पर हर बार किसी ना हर बिल पे क्या हो, वोटिंग हो। क्योंकि वोटिंग में भी अगर वो वोटिंग अगर हो रही है मान के चलो किसी बिल पे, और वो वोटिंग में अगर मेजोरिटी नहीं मिलती है, इसका मतलब तुम्हारे पास मेजोरिटी नहीं है, और अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर सरकार गिर जाएगी। मतलब सरकार गिराने की नियत नहीं है, लेकिन तुम मेजोरिटी प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यही है, तो उन दैट केस में सरकार गिर जाएगी। इससे सरकार हमेशा बचने की कोशिश करती है इन सब चीजों में। अगला, राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता और परामर्श देता है कौन, कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है ना। नीति निर्माण करना, ठीक है, मतलब नीति मतलब क्या होता है, कानून गाइस, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग कह लो, कानून कह लो, ठीक है, ये सब काम किसके होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के ही होते हैं, ठीक है। और क्या क्या है, प्रधानमंत्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट दे देते हैं। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सर्वाधिक समय तक, ये चर्चा हम शायद कर रहे थे ना अभी, कि पीएम मोदी का ये तीसरा टेन्योर है शायद, ये है ना, तीसरा टेन्योर। अब देखो इनका टेन्योर देखो आप लोग, कितने साल है ये, 3, 50 और 17 साल है, 17 साल। यानी पीएम मोदी अपना तीसरा खत्म करके चौथा शुरू करेंगे ना, उसमें भी 2-2.5 साल अगर टिक गए, तब जाके वो इनका रिकॉर्ड बीट करेंगे, इसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय उतने विकल्प थे ही नहीं, है ना, उतनी पार्टियां नहीं थी, इसलिए जीतते चले गए। दूसरी बात, लोग इंस्पायर्ड थे इंडिपेंडेंस से, फ्रीडम फाइटर से, इसलिए भी लोग वोट करते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगला देखो, कार्यवाहक क्या होता है गाइस, कार्यवाहक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पीएम से, जैसे मान के चलो कोई पीएम, जैसे मोदी को कुछ हो जाए 1 मिनट के लिए,
तो कोई ऐसा आएगा ना उनकी जगह पे जो हैंडल करेगा, तो उसको कार्य, जैसे प्रेसिडेंट का कौन आएगा, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसे ही पीएम का भी था। तो हमारे देश में पहले एक पोस्ट थी डिप्टी पीएम की भी पोस्ट थी, उप प्रधानमंत्री की, जो अब खत्म कर दी गई है, ठीक है ना। सबसे पहले जो बनाया गया था ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, बाद में अब टर्मिनेट कर दिया, अब ये पोस्ट नहीं है। आखिरी जो डिप्टी पीएम थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। ऐसा 2 बार हुआ उनके साथ, 1964 में और 1966 में ऐसा हुआ। आगे की बात करते हैं, सबसे कम टेन्योर के प्रधानमंत्री गए। एक बार ऐसा हुआ कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो खड़े हुए और 13 दिन के बाद इनकी सरकार, सोनिया गांधी थी ऑपोजिशन में, वो चुनाव डायलॉग भी वायरल होता ना, सरकारें आएंगी जाएंगी, है ना, वो वाला, वो उसी दिन का भाषण है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए इनकी सरकार गिर जाती है। इन्होंने विपक्ष के साथ हाथ मिलाया हुआ था एक्चुअली। अगला नेक्स्ट फिगर आपका, पहली महिला प्रधानमंत्री, हमें पता है इंदिरा गांधी। अगला, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक भी बार संसद के सत्र पर सामना नहीं किया, मतलब कि देखो सुनो, पार्लियामेंट का सेशन होता है ना, बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, तो किसी भी सेशन में नहीं गए। कौन, चौधरी चरण सिंह। ये पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा कहा जाता है, तो अब एग्जैक्ट कितने पढ़े लिखे थे मुझे नहीं पता। इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है मेरठ में, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। नहीं हंसने वाली बात नहीं, योग्य व्यक्ति थे। तुम लोग इस बात पर हंस रहे हो कि पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन यूनिवर्सिटी है, तो उसमें क्या हो गया, हाँ ठीक है। नहीं, इनके जाने के बाद बना, इनके ध्यान सुना, एक भी बार संसद का सत्र फेस नहीं किया। कौन, चौधरी चरण सिंह। ज्यादा बोलने का फायदा नहीं तुम लोगों को। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, ठीक है, 40 साल, ठीक है, 40 साल, ठीक है। 25 साल तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही है, 40 साल। आगे डाउट है कोई, क्रॉस चेक कर लें। एज ऑफ डेथ उनकी 46 ईयर, सही लिखा है। 46 साल में उनकी डेथ हुई थी 91 में। आगे बढ़ जाए तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। आगे की बात करें, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस के नहीं थे, ठीक है, जनता पार्टी के थे। क्या नाम था उनका, मोरारजी देसाई, 1997, ये वाले। आगे की बात करते हैं, नहीं जनता पार्टी अलग। इस समय तक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, और बताओ आप, 1977 तक भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ना। हालांकि देखो सुनो, भारतीय जनता पार्टी का जो आरएसएस वाला जो ब्रांच है ना, वो तो बहुत पहले ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्टैब्लिश कर दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, है ना। आरएसएस की स्थापना जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। ये ना 1947 के अराउंड या कुछ ऐसा आता है, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन बहुत पहले की डेट है। इसी में से ना एक ब्रांच छूट के बीजेपी बन गई और सपोर्ट करते हैं इसको। आगे की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उससे पहले किसी ने त्याग नहीं दिया था। प्रथम 1900 कितना 25, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो, ठीक है, पूर्ण रूप से गैर कांग्रेसी। इसमें ये पूर्ण रूप से नहीं है, ध्यान रखना, इन दोनों में फर्क है थोड़ा सा। पहले प्रधानमंत्री जिनके पद पे रहते हुए उनकी डेथ हो गई, जवाहरलाल नेहरू। ये जब तक अपने पद पे रहे जब तक इनकी डेथ हुई, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री, और देखो सुनो, 3 लोग हैं जिनकी पद पे रहते हुए मृत्यु हो गई, है ना। राजीव गांधी की भी होगी, नहीं 3 ही लोग हैं यार। जवाहरलाल नेहरू की होगी, लाल बहादुर शास्त्री की होती है, ताशकंद गए थे ये, है ना, वहां पे खाने में कुछ मिला दिया था। और इंदिरा गांधी की हुई थी, ठीक है। ये 3 लोग थे। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। अटॉर्नी जनरल, आज तो मैंने इतने ही नोट्स बनाए थे वैसे। क्वेश्चन तो यार अब नहीं करा सकता मैं, क्वेश्चन अगर कराना होता तो मैं पहले लेके आता। क्या
एक बार सर्च करना, विच पार्टी फाउंडेड बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ, आज जनसंघ होगा फिर। नेक्स्ट, भारतीय जनता पार्टी तो है। अच्छा हाँ भारतीय जनता पार्टी, हाँ ये थोड़ा काफी टाइम हो गया। भारत का महान्यायवादी। भाई बातें नहीं करेंगे प्लीज। जानते हो आप लोग क्या होता है महान्यायवादी? अटॉर्नी जनरल करता क्या है ये? इंटरनेशनल कोर्ट में, ओके। और किसी को कुछ कहना है इस पे? चलो मैं बताता हूँ। अटॉर्नी जनरल गाइस ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी। किसका किसका अधिकारी है? सरकार का। मतलब सरकार को अगर प्रॉब्लम होती है, सरकार इतनी बड़ी है, कोई किसी मान के चलो ये रोड 10-20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसमें करप्शन हो गया, मैंने सरकार के अगेंस्ट जाके क्या कर दिया, केस डाल दिया, तो सरकार तो लड़ने आएगी नहीं। सरकार ने क्या कर रखा है, अपना एक बहुत ही बड़ा लॉ ऑफिसर बिठा रखा है, और इनकी पावर ये है कि ये किसी भी इंडिया के किसी भी कोर्ट में जाके सरकार का पक्ष रख सकते हैं। इनकी योग्यता क्या है? इनकी योग्यता उतनी है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज के बनने की योग्यता है, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, अटॉर्नी जनरल को। और कौन से आर्टिकल में आता है ये? 76, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसका मैं भेज दूंगा आपको पीपीटी, आप वहां से लिख लेना, ठीक है। मुझे लगा था जितना मैंने आज बनाया उतने से काम हो जाएगा, लेकिन वो ज्यादा पढ़ लिया हमने, ठीक है। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 75 लेकिन कौन से पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? भाग 5 में गाइस। भाग 5 में है ये। इसको महान्यायवादी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? देखो, सरकार को सलाह दे सकता है। मोटे मोटे तौर पे मैं आपको बताता हूँ, सरकार के ऊपर अगर कोई केस हुआ है तो वो लड़ सकता है, वो चाहे कहीं भी हुआ हो इंडिया में, किसी भी कोर्ट में वो जा सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। पहली बात। दूसरी बात ये, मान के चलो एक मिनट के लिए कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ मैं लॉ मिनिस्टर हूँ सपोज, सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है ना, केंद्रीय कानून मंत्री हूं मैं, और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, क्योंकि मंत्री बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। हालांकि ये कहने में अच्छा लगता है फिल्मों में, लेकिन रियलिस्टिक में जाओगे ना, हम लोग बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है ना। मान के चले मैं केंद्रीय लॉ मिनिस्टर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, और किसी ने संसद में मुझसे लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे पता ही नहीं है ना, क्योंकि अपन तो अंगूठा छाप। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बुलाया अटॉर्नी जनरल को कि भाई आजा, इनको जरा जवाब दो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अटॉर्नी जनरल है, ये संसद में जाकर के क्या कर सकता है? सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन क्या वोट डाल सकता है? चुन के थोड़ी आया है एक दिन के लिए। अगर मान के चलो कि एक दिन के लिए आपके घर पे मेहमान आते हैं, तो आपको कहोगे कि मेरे पर्सनल मैटर्स में भी आप इन्वॉल्व हो जाओ, है ना। एक दिन के लिए आओ तो खाना खाओ और जाओ, है ना। तो वो आएगा, सरकार का पक्ष रखेगा, और वो किसी भी मैटर पे वोट, तो संसद में सरकार का पक्ष रख सकता है, लेकिन उसको वोट नहीं डाल सकता, पहली बात, ठीक है। इसके बारे में जानकारी नहीं है। आगे की बात करेंगे, ध्यान सुन आप लोग। इसको कौन अपॉइंट करता है? भाई बातें नहीं करो। इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। लेकिन आपको पता है इसको सलाह कौन देगा? प्रेसिडेंट, पीएम सलाह देगा, उसी के बेसिस पे होता है ये, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सलाह देगी, तब जाके वो बनाएगा। नेक्स्ट, योग्यता की बात कर लेते हैं गाइस। क्या क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया इंटरेस्टिंग है इसका थोड़ा सा। पहला ये कि भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ये तो हमें पता ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम गाइस 10 साल इसने हाई कोर्ट का वो वकील रहा हो, ये ठीक है ना, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है ना। 10 साल हाई कोर्ट या 5 साल सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, प्लस में राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता रहा हो,
ठीक है ना। लेकिन ये जो ज्ञाता है, मैंने कहा ना, ये राष्ट्रपति की नजर में नहीं, किसकी नजर में एक्चुअली, तो प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री तो उसी को फेवर करेंगे जो प्रधानमंत्री को फेवर करेगा। ये बात सच है, ये कहने में अच्छा लग रहा है, लेकिन आप कभी भी देखना अगर प्रधानमंत्री के आगे दो लोग जाए, एक बिना टीके वाला और एक टीके वाला, तो प्रधानमंत्री जी टीके वाले को फेवर करेंगे, जैसा सिनेरियो दिखाया जाता है इंस्टाग्राम वगैरह पे, है ना। ये चीज है। आगे की बात करें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ही तो है, ये हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। आज ये 5 साल का होता है, ठीक है। और इसके साथ कानून का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। इसके अलावा और सुनो, और क्या क्या हो सकता है। ये कितने दिन काम करे, इसका टेन्योर कितना होता है गाइस, मतलब ये कितने दिन अपने, जैसे मंत्री जितने भी नेता होता है तो वो 5 साल रहेंगे, है ना। लेकिन इसका कोई टेन्योर फिक्स, ये नेक्स्ट डे भी टर्मिनेट हो सकता है, 1 साल बाद भी, 6, जब तक राष्ट्रपति तब चाहे तब तक होता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है ये। राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको रखेगा, लेकिन आपको पता है एक्चुअल में कौन रखेगा इसको, प्रधानमंत्री रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए। और इसका टेन्योर यानी इसका कार्यकाल, इसका कार्यकाल कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, ठीक है ना। और ये कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 76(4) में है एक्चुअली। इसकी सैलरी जो होती है ना, इसकी सैलरी वगैरह, ये राष्ट्रपति इसकी सैलरी डिसाइड करता है एक्चुअली, ठीक है ना। ये चीज, हाँ, एज लिमिट नहीं होती इसमें जनरली, ठीक है। इनमें एज, देखो मैं बताऊं, आपसे कोई पूछे हाई कोर्ट का जज बनने की मिनिमम एज लिमिट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको इलेक्शन लड़ना है ये निगम पार्षद का या ग्राम पंचायत का, तो आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 साल, है ना। ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ना है या किसका लड़ना है, ये निगम पार्षद का, एमसीडी का, है ना, काउंसलर का। अगर आपको एमएलए का चुनाव लड़ना है तो 25 साल, इससे कम अगर है तो आप एलिजिबल नहीं है। लेकिन ध्यान सुना, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए, ये जितनी बड़ी पोस्टें हैं, इनमें मिनिमम एज नहीं होती गाइस, लेकिन इतना कुछ मांग लेंगे क्वालिफिकेशन की वो होते होते बाल आधे झड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश साफ हो जाता है, मध्य प्रदेश बाहर आ जाता है, ठीक है ना। और आप खुद देखना, जैसे अभी जो नए सुप्रीम कोर्ट के जो जज बने हैं, वो नेक्स्ट ईयर रिटायर हो रहे हैं, उनके पास 1 साल का टेन्योर बचा है, क्योंकि 65 में तो रिटायर ही होना है। समझ आप लोग, कई कई ऐसे भी होते हैं जो 2 दिन के लिए बनते हैं सिर्फ। अब तक का हाईएस्ट टाइम पीरियड शायद इन्हीं का ही, आई थिंक शायद इनका है, आई थिंक डीवाई चंद्रचूड़ का, या उनका है शायद, एक थे ना शरद अरविंद बोबड़े, उनका भी था शायद, हाईएस्ट टेन्योर रहा है। मुझे आइडिया नहीं है, बस हाईएस्ट मैं पढ़ रहा था तो वो एग्जैक्ट डाटा याद नहीं है, बट पता है हाईएस्ट रहा है। आगे की बात करें, सैलरी की बात करते हैं। सैलरी मैंने आपको बता दिया, कौन डिसाइड करेगा, बातें नहीं करो, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। इसकी पावर की बात कर लेते हैं, अटॉर्नी जनरल की पावर क्या क्या होती है। आर्टिकल 76(3) गाइस, भारत सरकार के खिलाफ किसी भी न्यायालय में जाके कहीं भी मुकदमा लड़ सकता है, किसी भी कोर्ट में जाकर के, ठीक है ना। किसी भी न्यायालय में जा सकता है, किसी भी कोर्ट में मुकदमा लड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 88 क्या कहता है, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वोट जाके अपना फेवर रख सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। तो संसद, ये इंपॉर्टेंट है, 88, संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है पर वोट नहीं डाल सकता। ये बात आपको बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये सारी चीजें हैं, और कुछ खास नहीं है। अच्छा, अगर देखो पार्लियामेंट के पास ना, आगे हम पढ़ेंगे, पार्लियामेंट जो होती है ना हमारे देश की, वो बहुत सारी कमेटीज बनाती है। उस, तो ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, इसको किसी कमेटी का हेड भी बनाया जा सकता है या मेंबर बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। वो चाहे जो गवर्नमेंट डिसाइड करे वो करेगी। दूसरी बात, ये जो अटॉर्नी जनरल होता है, इसको असिस्ट करने के लिए जो इसके असिस्टेंट होते हैं, उसको सॉलिसिटर जनरल भी कहते हैं, ठीक है। तो महान्यायवादी की सहायता के लिए जो होता है, अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने के लिए, उसकी असिस्टेंस के लिए, सहायता के लिए क्या होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है।
या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होता है, ठीक है। कईयों को ये लगता है कि राज्यों में जो होता है ना, राज्यों के जो सीएम होते हैं, इनका सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी होता है और राज्यों में क्या होता है, सॉलिसिटर होता है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल होता है, उन्हीं का जो असिस्टेंट होता है वो कौन होता है, राज्यों को भी राज्य सरकार, देखो जैसे ये वकील है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ऐसे ही मिस्टर केजरीवाल को भी एक वकील मिला होगा सरकारी, जो इनकी सरकार के ऊपर जो केस करेगा उस केस को कौन लड़ेगा, है ना, वो यहाँ का व्यक्ति लड़ेगा। अब एक आपको पता है मिस्टर केजरीवाल की पहले आदत हुआ करती थी, वो किसी को भी चोर कह देते थे, नितिन गडकरी चोर है, कपिल सिब्बल चोर है ना, जब वो नए नए आए थे, है ना, तो वो किसी को भी बोल देते थे। तो अरुण जेटली को जानते हो आप लोग, अब वो इस दुनिया में नहीं है, पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। जब वो अभी वो फेमस, अभी किनका नाम लिया था मैंने, विदेश मंत्री का, उससे पहले वो जो लेडीज थी, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जो है ये गुजर गया अभी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, कुछ सालों में। अच्छे लोग थे ये दोनों के दोनों, इन सब ने मिलकर, अरुण जेटली ने, इन सब ने मिलकर केस डाल दिया था मिस्टर केजरीवाल के, इन्होंने चोर कैसे बोला, प्रूव करो क्या करप्शन किया है, तो प्रूव तो नहीं कर पाई है ना। लेकिन इन्होंने अब मिस्टर केजरीवाल ने सोचा कि मैं अपना जो इनका सरकारी वकील है मैं वो भेज देता हूँ, वो कोर्ट में केस लड़ लेगा। तो लोगों ने कहा रुको जरा सब्र करो, ये जो वकील है ये तो सरकारी है, और ये केस किसका लड़ेगा, जब सरकार के ऊपर आएगा। आपने किसी को कुछ बोल दिया, वो आपका पर्सनल मैटर है, उसके लिए वकील कैसे जाना चाहिए, आपका अपना प्राइवेट वकील जाना चाहिए। लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो वो सरकारी वकील लड़ने केस नहीं आया। फिर मिस्टर केजरीवाल ने राम जेठमलानी को हायर किया, है ना, हु इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स इन द कंट्री। जब पैर रख दे तो 1 करोड़ रुपए ले लें सीधे कोर्ट में, हियरिंग है, जीतो ना जीतो भाड़ में जाओ, उससे कोई मैटर। केजरीवाल ने हायर किया और 3 हियरिंग में केस लट गया, है ना, मामला रफा दफा हो गया, केजरीवाल ने माफी मांग ली, बात खत्म हो गया। राम जेठमलानी हो गया, या ऐसे ऐसे वकील हैं यहाँ पे। मैंने प्रशांत भूषण के बारे में लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जजों की जितनी वो नहीं है ना ये, जो उससे ज्यादा उनका तजुर्बा है, ठीक है। केस रफा दफा हो गया, राम जेठमलानी ने 3 करोड़ का बिल भेज दिया केजरीवाल के, तो वो बिल इंस्टाग्राम पे या न्यूज में काफी रहा। जब इसका विवाद बढ़ गया कि अब केजरीवाल पैसा कहाँ से देंगे, तो आम आदमी के पास तो इतने होते नहीं है, ठीक है, और सरकारी खजाने से दोगे तो फिर लोग जीने नहीं देंगे तुम्हें, ठीक है ना। तो फिर तब जाके जब ये विवाद बढ़ गया तो जेठमलानी ने खुद ही अपना पैसा जो है ना छोड़ दिया। उसने बकायदे जेठमलानी ने स्टेटमेंट लगा ट्विटर पे कि मान रहा हूँ कि केजरीवाल मेरे गरीब क्लाइंट है और मैं अपने गरीब क्लाइंटों के लिए पैसा फीस छोड़ देता हूँ, तो वो छोड़ दिया उन्होंने फीस। ऐसे ऐसे मुद्दे उठते रहते हैं यहाँ पे। आगे की बात करें, आ जाओ। तो सीएम अपने पैसे उसका पर्सनल मैटर है ना, सीएम किसी को अगर अद्दर चला के मार देगा तो उसका पर्सनल मैटर, वो सरकार का मैटर थोड़ी है ना। अगर सरकार का मैटर होता तो वो सरकारी खर्चे से देता। सीएम ने अपने मुंह से बोला किसी को चोर, अब वो उसका अपना इंडिविजुअल मैटर है। आम वाले का मुद्दा इतना हाईलाइट नहीं होता ना, लोगों की नजर है उस पर, ठीक है ना, वो चीज नहीं। ध्यान से सुना आप लोग, अटॉर्नी जनरल के बारे में कुछ और आपसे कोई पूछा, भारत का पहला अटॉर्नी जनरल तो एमसी शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़, ये महिला नहीं है, पुरुष है। और बुरे मतलब तो अब इस पे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, ये तो एक अलग सही क्वेश्चन है। आगे की बात करें, और अभी करंट में जो चल रहे हैं ना, उन्होंने के वेणुगोपाल, एक बार आप चेक कर लोगे, है ना। इससे पहले शायद वो थे ना, अभी आर वेंकट रमन, इससे पहले के वेणुगोपाल था। अभी करंट में चल रहे हैं वो ये चल रहा है, ठीक है। इनका टेन्योर अभी फिक्स नहीं है, शायद ये अभी रिसेंट में आते हैं। ये के वेणुगोपाल 2017 में अपॉइंट हुए थे। क्या ये ना पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से किसी बिल को लेकर के है ये। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, भारत का महाधिवक्ता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया।
मैंने आपको कहा कि भारत का सबसे सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? सॉलिसिटर। दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी जो होता है वो सॉलिसिटर जनरल होता है। ये किसको असिस्ट करता है? ये सहायता करता है किसकी? महान्यायवादी की, यानी कि अटॉर्नी जनरल की, ठीक है ना। सहायता करता है किसकी ये? ठीक है। देखो महान्यायवादी वाला जो पोस्ट था ना गाइस, महान्यायवादी, अभी आपने पढ़ा जो महान्यायवादी है वो हमारा कैसा पोस्ट है? वो पोस्ट है हमारा संवैधानिक। ये पोस्ट हमारा संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी संविधान में इसका जिक्र है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 76 में इसको लिखा गया है ना, अभी हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन ये जो सॉलिसिटर जनरल है ये हमारा एक संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, इसको बाद में ऐड ऑन किया गया अकॉर्डिंग टू द नीड। ठीक है, और क्या क्या है ये फिलहाल तो हम्म, पार्लियामेंट शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है गाइस, इसको आप बोलो। ये इस जैसे वो जहाँ पे इन्वॉल्व होगा ना उसको हेल्प करेगा, अगर उसको जहाँ पे जरूरत होगी उस हिसाब से। इतना ही रहने देते गाइस आज के लिए, ठीक है। आगे नोट्स है नहीं मुझे बनाने, इतना ही रहने दो आज के लिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यार ये ना बड़ा ही प्रॉब्लम